स्टूडेंट्स तो आज आप लोग के लिए हम लेकर के हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं काइनेमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद कीजिए, आपको 50 क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक का था वो हम बता दिए थे। उसके बाद का क्वेश्चन 51 से 74 तक है, वो सारा हम लोग आज देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारा है पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है 51 नंबर, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक समान चाल से नीचे की ओर जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर गौर से क्या बोल रहा है, एक समान चाल। और अगर एक समान चाल होता है सिंपल सा त्वरण याद रखिएगा जीरो होता है। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो। ठीक है, एक समान अगर चाल रहेगा त्वरण शून्य होगा, तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर, शून्य। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। जब प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय ज्ञात हो, ध्यान से देखिए, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय क्या हो, ज्ञात हो, तो गति के निम्नलिखित में से किस समीकरण का उपयोग अंतिम वेग की गणना के लिए किया जाता है। ध्यान से देखिए, हमको प्रारंभिक वेग पता है यानी यू पता है, त्वरण पता है यानी ए पता है, ठीक है, समय पता है यानी टी पता है, और हमको अंतिम वेग चाहिए ना भी चाहिए। तो कौन सा समीकरण का उपयोग करेंगे, सिंपल सा भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद रखिएगा। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी देखिए है ऑप्शन, तो इसका देखिए आंसर ए नंबर ही गया। क्लियर है। नेक्स्ट जाते हैं 53 नंबर, क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये जो समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद कीजिए जिसको हम बोले थे गति का दूसरा समीकरण है ये, तो इसलिए इसका आंसर ये बी नंबर, गति का दूसरा समीकरण। 54 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा प्रारंभिक वेग, ठीक है, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए किस समीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है। देखिए प्रारंभिक वेग पता है यानी यू पता है, विस्थापन पता है यानी एस पता है, और त्वरण यानी ए पता है, और हमको अंतिम वेग चाहिए ना भी चाहिए। तो सोचो यू पता है, एस पता है, ए पता है, भी चाहिए, तो सिंपल से एक फार्मूला पढ़ाए थे, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्लियर है। तो हम लोग इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो देखिए भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसकी डी नंबर गया। नेक्स्ट, ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा समीकरण भी इक्वल टू यू प्लस ए टी में, ठीक है, ध्यान से देखिए, समीकरण भी बराबर यू प्लस ए टी में यदि त्वरण क्या हो, ऋणात्मक, यदि त्वरण क्या है, ऋणात्मक है, तो यह दर्शाता है। ठीक है। तो देखिए वस्तु विराम अवस्था में ऐसा तो नहीं है, वस्तु विराम में है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है। बी नंबर बोल रहा है वस्तु प्रारंभिक वेग के विपरीत दिशा में गतिमान है। ठीक है, यानी वस्तु जो है प्रारंभिक वेग जिधर है उसकी विपरीत दिशा में गतिमान है। ठीक है। तीसरा बोल रहा है वस्तु अपने प्रारंभिक वेग के दिशा में त्वरित है। और चौथा बोल रहा है वस्तु एक समान वेग से घूम रही है। तो ज़रा समझिए ध्यान से, यहाँ बोल रहा है भी बराबर यू प्लस ए टी जो समीकरण है, ध्यान से देखिएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी जो है, यहाँ पर ये जो त्वरण है ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो सोचिए जरा सा, यू अगर ये नेगेटिव लेंगे तो माइनस ए टी हो जाएगा। तो सोचिए त्वरण ऋणात्मक होने का मतलब है कि जिधर कण गति कर रहा है, ध्यान समझ, जिधर कण गति कर रहा था उसके विपरीत दिशा में त्वरण है। क्लियर है। त्वरण अगर ऋणात्मक है इसका मतलब जिधर इसका प्रारंभिक वेग था उसके विपरीत दिशा में त्वरण है हमारा। ठीक है। और विपरीत दिशा में त्वरण होने के कारण धीरे धीरे इसका वेग क्या होता है, जीरो हो जाता है, और जीरो होने के बाद फिर जिधर प्रारंभिक गति रहता है उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर प्रारंभिक वेग इधर था आपका, ध्यान समझिए, प्रारंभिक वेग आपका इधर था। ठीक है, इस तरफ था प्रारंभिक वेग, लेकिन त्वरण इधर है तो इसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, घट के यू से, मान लीजिए कुछ भी था, यू मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी था, तो पहले ये जीरो होगा, और जीरो होने के बाद जिधर त्वरण है उधर ही चलना शुरू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसका गति जो प्रारंभिक गति था उसके विपरीत दिशा में होगा। तो देखिए इसका बी नंबर आंसर जाएगा। बी मैं क्या बोल रहा हूँ, वस्तु प्रारंभिक वेग के विपरीत दिशा में गतिमान है। देखिए प्रारंभिक वेग जिधर है उसके विपरीत चल रहा है। क्लियर है, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें 56 नंबर क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी के सतह के निकट मुक्त पतन रूप से गिरती है, ठीक है, यदि अंतिम वेग ज्ञात हो, ठीक है, ध्यान समझिए, यदि अंतिम वेग क्या हो, ज्ञात हो, तो उसके विस्थापन की गणना के लिए आमतौर पर गति के किस समीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए विस्थापन निकालना, विस्थापन यानी एस निकालना है। ठीक है। और मुक्त रूप से गिर रहा है यानी यू भी पता है हमको, जीरो है। क्लियर है, यानी एस पता है, यू पता है। ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, विस्थापन की गणना के लिए, ठीक है, सॉरी,
यहाँ पर हम क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है, सॉरी। चलिए फिर से देखिए, बोल रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी के सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती है, मुक्त रूप से गिरती है यानी सिंपल से इसका प्रारंभिक वेग हो गया 0, यानी यू हमको पता है, क्लियर है। यदि अंतिम वेग ज्ञात हो यानी भी ज्ञात हो तो इसके विस्थापन की गणना के लिए आमतौर पर किस समीकरण का उपयोग करते हैं, यानी हमको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। सोचो यू पता है, भी पता है और एस सही है, और मुक्त रूप से गिर रहा त्वरण भी पता है जी, यानी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन भी पता है, ए भी पता है। तो ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें एस निकालना है और यू भी और ए हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण का अगर उपयोग करेंगे, देखो भी पता है, यू भी पता है, ए भी पता है, तो एस निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए समीकरण हमारा जाएगा सी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है एक पत्थर को 15 मीटर ऊंची, ठीक है, 15 मीटर ऊंची चट्टान से 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज रूप में फेंका जाता है, क्लियर है। तो पत्थर को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा, ठीक है, जमीन से टकराने में समय पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, फिगर समझिए। सबसे पहले इमेजिन कीजिए ये क्या है, एक रेखा है, और मान लीजिए एक चट्टान है, ठीक है, ये क्या है, एक चट्टान है मान लीजिए, ठीक है, किसी भी आकार का चट्टान है, और यहाँ पर से एक कोई कण है, ठीक है, जरा समझिए ध्यान से। इसको हम किधर फेंकें, क्षैतिज दिशा में। कौन दिशा में, क्षैतिज दिशा में, ठीक है, इस दिशा में फेंके। कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, क्लियर है, 20 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है, इतना वेग से हम फेंके। और इसका जो हाइट है, देखिए जरा से, ये चट्टान का जो हाइट है हमको दिया गया है कितना, 15 मीटर, 15 मीटर, क्लियर है। हाइट जो दिया है हमको कितना दिया है, 15 मीटर, ठीक है, हाइट कितना दिया, 15 मीटर, ठीक। और पूछ रहा है कि भाई ये डेफिनेटली ये ऐसे करके यहाँ गिरेगा, तो भाई यहाँ से यहाँ जो गिरेगा तो गिरने में यहाँ समय कितना लगेगा, हमसे समय पूछ रहा है, क्लियर है, यानी हमसे टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या लगेगा। तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद करो, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपण वाला क्वेश्चन है। एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और याद करो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम सिखाए थे, √2h/g, क्लियर है। तो √2 हाइट, हाइट कितना है देखिए, तो 15 मीटर है, बाय जी का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 लेना है, क्लियर है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा बढ़िया से तो देखिएगा इसका लगभग 1.5 आएगा, कितना आएगा, 1.5 सेकेंड, लगभग, पूरा नहीं आएगा एग्जैक्ट, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा समझिए। बोल रहा है एक समान वेग वाली, ध्यान से देखिए, एक समान वेग वाली गति के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल इसमें से किसके बराबर होगा, ठीक। पानी चाहिए बेटा, सुनो ना अनु, ठीक, पढ़ा रहे हैं बेटा, बस थोड़ा सा हमको बस 5 मिनट और दो, ठीक है। हाँ पानी पानी। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक समान वेग वाली गति के लिए वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का ढाल इसमें से किसके बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, एक समान वेग है, तो याद कीजिए एक समान वेग का अगर हम वेग समय ग्राफ, अगर आपको याद कीजिए हम पढ़ाए थे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके था, अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके था, ध्यान से देखिएगा। तो इसका ग्राफ जैसे मान लीजिए v है, ये t है, ठीक है। तो इसका जो vt ग्राफ था, ठीक, अगर आपको याद हो इसका vt ग्राफ, तो vt ग्राफ कुछ इस तरह था, ये था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, अगर आपको याद होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो सिंपल सा है कि इसका जो है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसका ढाल जो है वो 0 है, ठीक है। ढाल यानी स्लोप होता है, स्लोप यानी अगर ऐसे रहता या ऐसे रहता तब ना कुछ ढाल होता, तो ऐसा तो है नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, समय के समांतर है, तो इसका ढाल कहलाएगा 0, याद रखिए ढाल जो है इसका 0 है, यानी बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है। ध्यान से देखिए, एक कण है वो सरल रेखा के पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है। तो बोल रहा है के लिए
बल की आवश्यकता नहीं है। समझिए ध्यान से, ये कोई कण है और ये सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में से चल रहा है, वो भी नियत चल से, यानी जो भी वेग से चल रहा है, चलिए मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो ये उसी तरह वेग से चल रहा है, इसका वेग बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला बोल रहा है इसकी दिशा बदलने के लिए, देखिए दिशा अगर बदलेंगे तो बल तो चाहिए। दूसरा इसकी गति कम करने के लिए, अगर गति कम करना चाहते हैं जिधर वेग है उसके विपरीत दिशा में हमको बल लगाना होगा, तो ये भी सही नहीं है। बोल रहा है इसे एक समान वेग से गतिमान रखने के लिए, तो बिल्कुल सही, सी नंबर जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये एक समान वेग से ही चलता रहे तो इसका मतलब इस पर बल नहीं लगाना होगा, यानी यहाँ बल की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन 60 नंबर, क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है किसी पिंड के औसत वेग, ध्यान से देखिए, और औसत गति का अनुपात है, यानी औसत वेग और औसत चाल। तो समझिए ध्यान से, देखिए अगर कोई कण सीधी रेखा में चलता है, कौन रेखा में, सीधी रेखा में, तब याद रखिएगा इसका औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी का परिमाण और औसत चाल यानी वी एवरेज, ठीक है, औसत चाल ये बराबर होता है। ठीक है, याद रखिए, लेकिन सीधी रेखा में चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा रास्ता हो, जैसे मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो या वृत्ताकार हो, तब याद रखिएगा यहाँ जो औसत वेग होता है ये कम होता है औसत चाल से, तब यहाँ चाल, औसत चाल बड़ा होता है। ठीक है, तो बोल रहा है अनुपात किसका पूछ रहा, औसत वेग का और औसत गति यानी औसत चाल का। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए, अगर हम इस स्थिति में देखें, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यानी जब सीधी रेखा में चलता है, तो इसका अनुपात अगर करें, चूंकि दोनों बराबर है, तो इमेजिन करो इसका रेशियो करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर इस स्थिति में करेंगे, देखो औसत वेग छोटा है और औसत चाल जो है बड़ा है, यहाँ अगर अनुपात करेंगे, सोचिए औसत वेग का और औसत चाल का, तो यहाँ हमको क्या आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम। ठीक है, तो इसका आंसर है या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा, तो इसका आंसर जा रहा है सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें 61, बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, देखिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होता है। ठीक है, लिए गए समय के क्या होता है, समानुपाती, तो इसकी गति यानी एक तरह का चाल। देखिए बोल रहा है एस जो है, एस यानी दूरी, वो समानुपाती है किसके, टी के यानी समय के। क्लियर है, तो बोल रहा है गति क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला आप पढ़े हैं, v इक्वल टू एस बाई टी। याद रखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो एस बराबर क्या हुआ, v इंटू टी, इसको इधर ले गए। अच्छा सोचिए अगर v यहाँ पर कांस्टेंट है, सोचिए ये जो v है यानी चाल जो है, अगर ये नियत अगर रहेगा तभी ना हम लिख सकते हैं एस समानुपाती टी, तभी नहीं इसको हटा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो गति है इसका वो नियत है। क्लियर है, यानी गति बदल नहीं रहा है, तो इसका आंसर जा रहा है गति नियत रहता है, यानी इसका आंसर डी जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछालता है। चलिए मान लेते हैं ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन है। ठीक, इस तरह चलिए बना भी लेते हैं, ये मान लीजिए एक ट्रेन है। ठीक, अब इससे बढ़िया मत सोचना, इससे अच्छा हम नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, ये चेयर है। ठीक है, मान लो, और यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, ये मुंडी आदमी का, और ये क्या किया, एक सिक्का को उछाला। ठीक है, चलती हुई ट्रेन। और बोल रहा है यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है, यानी उछाला यहाँ और सिक्का कहाँ गिरा, यहाँ गिरा, समझिए ध्यान से, इसे पीछे यहाँ गिरा, तो बोल रहा है ट्रेन की गति कैसी होगी। तो याद रखिएगा इस ये तभी हो सकता है जब ट्रेन क्या हो, त्वरित हो, आगे की ओर त्वरित हो। क्यों, अगर ये एक समान वेग से चलता तो याद रखिए जितना सिक्का अगर ऊपर उठा, सिक्का जितना दूर गति करता ये भी उतना ही करता, तो बिल्कुल इसके हाथ में गिरता। लेकिन यहाँ बोल रहा है नीचे गिर रहा है, इसके पीछे जाके गिर रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है, ये जो है ये जो ट्रेन है ये त्वरित हो गए। हुआ क्या होगा, जैसे ही सिक्का फेंका होगा ऊपर, ट्रेन का स्पीड बढ़ गया होगा, और स्पीड बढ़ गया होगा तो सिक्का का तो स्पीड वही रहा, लेकिन इस आदमी का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए सिक्का पीछे गिर गया। तो इसका आंसर है ये त्वरण होगा। क्लियर है, ट्रेन की गति कैसी होगा, त्वरित होगा, इसका आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट 63 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि किसी वस्तु का, ध्यान से देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ नीचे की ओर झुकी हुई एक सरल रेखा है, तो वस्तु, ध्यान से देखिए, यानी यह सिंपल सा देखिए जरा से, यहाँ वेग समय ग्राफ यानी भीटी ग्राफ जो है नीचे की ओर झुकती हुई सरल रेखा यानी ऐसे है, ध्यान से समझिए, यानी ऐसे है। ठीक है,
सरल रेखा है, ऐसे नीचे झुकता हुआ। तो याद रखिए अगर ऐसे नीचे झुकता हुआ रहेगा तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव ग्राफ होगा, क्लियर है। और नेगेटिव ग्राफ यानी यहाँ जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा, क्लियर है। तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। याद रखना, हम सिखाए थे कि अगर स्लोप, याद रखिए हम आपको बताए होंगे, अगर VT ग्राफ है तो VT ग्राफ में अगर ऐसे जा रहा है जिसका मतलब यहाँ पर त्वरण जो है पॉजिटिव है, और अगर ऐसे आ रहा है तो यहाँ त्वरण क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप कहते हैं इसको, क्लियर है। तो याद रखिए यहाँ त्वरण ऋणात्मक होगा, यानी इसका आंसर डी नंबर जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, 64 नंबर देखिए। बोल रहा है एक समान त्वरण के साथ विराम अवस्था से शुरू होने वाली किसी वस्तु की गति का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा है। ध्यान से देखिए, एक समान त्वरण, समझिए ध्यान से, एक समान त्वरण के साथ विराम अवस्था से, विराम अवस्था यानी इसका पहले वेग 0 था, से शुरू होने वाली किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा। तो देखिए अगर कोई कण विराम अवस्था से एक समान त्वरण से स्टार्ट करेगा तो उसका VT ग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट होगा, सोचिए मूल बिंदु से ऐसे करके जाएगा, क्लियर है। तो सोचो जरा सा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर u 0 है, ठीक है, विराम अवस्था u 0 पर वेग मतलब प्रारंभिक वेग 0। तो सोचिए जरा से यहीं से स्टार्ट होगा, तो इस तरह करके ग्राफ होगा। तो याद रखिए इसका आंसर जाएगा C नंबर, मूल बिंदु से गुजर रहा है, क्लियर है, मूल बिंदु से यहाँ से, क्लियर है। नेक्स्ट अगर आगे देखें 65 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक निश्चित समय में मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड का द्वारा तय की गई दूरी अनुक्रमानुपातिक होती है। ध्यान से समझिएगा, निश्चित समय यानी कुछ भी समय हम मान लेते हैं, चलिए T समय। मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा, मुक्त रूप से कोई गिरता है तो याद रखिए उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0, ठीक है। गिरते हुए किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी s, और ये अनुक्रमानुपातिक होगा। तो सिंपल सा बाबू, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। जरा गौर समझिएगा, तो यहाँ पर तो u हो गया 0, देखिए यहाँ पर u कितना है, 0, तो यहाँ 0 जैसे ही रखेंगे इसका वैल्यू तो ये पूरा 0 हो गया। तो s बराबर हो गया हाफ AT², ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्या अनुक्रमानुपातिक, तो यहाँ त्वरण तो नियत होगा, सोचो जरा सा, चूंकि यहाँ मुक्त रूप से गिर रहा त्वरण नियत होगा। तो बोलिए s, ये और ये कांस्टेंट है, तो समानुपातिक क्या हो गया, T², यानी जो दूरी है वो समय के वर्ग स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो इसका आंसर जाएगा समय का वर्ग, B नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है एक सरल दोलक ट्रेन की छत से लटका हुआ है, ठीक है। दोलक की डोरी झुकी हुई है, ठीक है, दोलक की डोरी क्या है, झुकी हुई, यानी समझिए ध्यान से, ये ट्रेन है, इमेजिन कीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन है और इसमें एक सरल दोलक लटका हुआ है इस तरह करके, और बोल रहा है क्या, ट्रेन की डोरी झुकी हुई है, तभी मतलब ऐसे है इस तरह करके, ठीक है, इधर से यहाँ ऐसे आ गया, क्लियर है। तो रेलगाड़ी की गति प्रकृति कैसी होगी, तो सिंपल से ये त्वरित होगा, याद रखिए अगर ये त्वरित होगा तभी ऐसा होगा, अगर एक समान वेग से चलता तो ये बिल्कुल इसी जगह रहता। तो त्वरित होगा तभी ट्रेन आगे और ये पीछे हो जा रहा है, तो इसका आंसर जा रहा है क्या, ये त्वरित होगा, B नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है एक खुले मुंह वाली बाल्टी जहां बारिश लंबवत रूप से हो रही है। ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है और ये खुला मुंह वाला है, ठीक है, मान लीजिए कोई बाल्टी है और ये खुला मुंह वाला है और बारिश जो है ऐसे लंबवत हो रहा है, क्लियर है। बोल रहा है यदि वर्षा के वेग से दोगुने वेग की हवा चलने लगे, यानी समझिए ध्यान से, हवा जो मान लो ऐसे चलना शुरू कर दिया इधर से इधर, और इसका हवा का जो वेग है, वर्षा का जो वेग है उसके दोगुना वेग से चल रहा है। तो बोल रहा बाल्टी में भरने की दर के क्या बदलाव, यानी बाल्टी पहले जो भर रहा था उसका दर, जो भरने का जो दर था, मान लो धीरे धीरे जो भर रहा था उसके दर में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके देखिए इसका सिंपल सा आंसर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, हो सकता है हवा जो इधर चला तो इस बूंद को यहाँ से यहाँ इधर घुमा दिया, ये सब बूंद इधर घूम गया, लेकिन इधर वाला जो बारिश का बूंद है फिर उसको भी तो वहीं पर जाके गिरा रहा होगा, ठीक है। तो सोचिए इधर से मान लीजिए 3 बूंद उधर गया तो इधर से 3 बूंद फिर बाल्टी में चला गया, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बोले तो अपरिवर्तित रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी कण की स्थिति x बराबर 4t² - 8t द्वारा दी गई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी इसमें से कौन सा सत्य है। देखिए x यानी स्थिति, ठीक है, दे दिया है इतना, तो बोल रहा है कौन सा, देखिए इसको चेक करना होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, स्थिति दिया सबसे पहले वेग निकालते हैं, तो v इक्वल टू होता है dx/dt,
तो v इक्वल टू डी, एक्स का वैल्यू कितना दिया है 4t² माइनस 8t बाई डी टी। अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका हो जाएगा 8t माइनस 8। क्लियर, 8t माइनस 8। देखिए डिफ्रेंसिएशन करके आपको तो आता ही होगा। तो बोल रहा है क्या, t बराबर 0 पर त्वरण शून्य है। ठीक है, यानी टाइम जब 0 लेंगे त्वरण शून्य होगा। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, t बराबर 0 पर वेग शून्य है। ठीक है, यहाँ टाइम अगर 0 ले लेंगे, सोचिए 0, तो वेग तो 0 नहीं होगा, ये भी गलत है। t बराबर 1 सेकेंड पर वेग शून्य है, हाँ ये सही लग रहा है। देखिए क्यों, t बराबर अगर 1 सेकेंड रखते हैं, देखिए टाइम 8 के जगह 8 है, टाइम के जगह कितना रखे 1 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए जब समय हम कितना लिए 1 सेकेंड लिए, देखिए वेग भी कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है। क्लियर है। नेक्स्ट 69 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन है। यानी कौन सा कथन गलत है, यहाँ 4 कथन दिया है, इसमें से कौन कौन सा गलत है वो चुनना है। तो ठीक है, देखिए ध्यान से। बोल रहा है शून्य वेग वाली किसी त्वरण में आवश्यक रूप से शून्य त्वरण नहीं होगा। देखिए ध्यान से, शून्य वेग यानी समझो जरा ध्यान से, वेलोसिटी यहाँ पर जो है 0 है। ठीक है, बोल रहा है किसी पिंड में आवश्यक रूप से शून्य त्वरण नहीं होगा। तो बाबू ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत है। क्यों, देखिए अगर वेग शून्य है तो इसका मतलब वहाँ त्वरण भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि त्वरण अगर रहता तो याद रखिए वेग जरूर बदलता। और यहाँ वेग बोल रहा शून्य ही है, इसका मतलब यहाँ त्वरण कन्फर्म नहीं है, तो बोल रहा है शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो गलत है, यानी ये जो है गलत बोल रहा है। दूसरा नंबर यहाँ द्वितीय थोड़ा गलत छपा है, इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। बोल रहा है शून्य वेग वाले किसी पिंड में आवश्यक रूप से शून्य त्वरण होगा। हाँ ये सही है। देखिए बोल रहा है यहाँ वेग अगर शून्य है तो बोल रहा है आवश्यक रूप से यहाँ त्वरण भी शून्य होगा। क्लियर है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी ये एक कथन गलत पाए, एक कथन सही पाए। अब चलो इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये गलत छपा, तृतीय, यहाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थी से छप गया, ये सब गलत है। ठीक है, इसको पहले हटा लेते हैं। बोल रहा है एक समान गति वाले किसी पिंड में केवल एक समान त्वरण हो सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक समान गति वाले किसी पिंड में केवल एक समान त्वरण हो सकता है। क्लियर है। और बोल रहा है असमान वेग वाले पिंड में शून्य त्वरण होगा। देखिए इसको ऑप्शन को देखिए क्या बोल रहा है, असमान वेग वाले पिंड में शून्य त्वरण होगा। ठीक है, तो ये भी गलत बोल रहा है। अगर वेग बदल रहा है, असमान वेग यानी वेग बदल रहा है, तो त्वरण शून्य कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। लेकिन ये जो है ऑप्शन एक क्या बोल रहा है, क्या हम भी पढ़ रहे थे असमान, एक समान गति वाले पिंड में केवल एक समान त्वरण हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये सही है आपका। ठीक, सॉरी ये भी आपका गलत है, ये भी तो गलत है। देखिए कैसे बोल रहा है एक समान गति वाले। देखिए अगर एक समान गति है तो त्वरण एक समान कैसे रहेगा, यानी सिंपल से यहाँ त्वरण 0 रहेगा, एक समान नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक समान गति कर रहा था, याद रखिए यहाँ पर 0 होगा, तो ये भी गलत है। यानी हमारा सिर्फ सही जो है वो 2 नंबर है। तो देखिए 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों चीज़ गलत है। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, देखिए ए नंबर, 1 3 4, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है क्या, किसी दिए गए समय अंतराल पर, ठीक है ध्यान से देखिए, किसी दिए गए समय अंतराल पर वेग समय वक्र यानी वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। याद कीजिए हम आपको बताए थे, अगर भीटी ग्राफ है, ठीक है भीटी ग्राफ है, मान लो कुछ भी ग्राफ ऐसे है, तो इसका जो एरिया होता है, ये एरिया, ठीक है, वो किसको बताता है, विस्थापन को। किसको बताता है, विस्थापन को। तो यहाँ सिंपल सा पूछ रहा है क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, विस्थापन का करता है, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है किसी भी क्षण स्थिति समय ग्राफ पर, ध्यान से देखिए, स्थिति समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान तात्कालिक तात्कालिक के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है, समझिए ध्यान से। स्थिति समय ग्राफ यानी एस टी ग्राफ, समझिए ध्यान से, एस टी ग्राफ, और इसका ढलान बोल रहा है, ढलान यानी स्लोप, चलो मान लो यही स्लोप, तो ये किसके बराबर होता है। देखो इसका जो स्लोप होता है, याद रखिए स्लोप हम बताए थे, इसका स्लोप जो है ये वेग के बराबर होगा। किसके बराबर, वेग के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सी नंबर।
72 नंबर देख रहे हैं, क्या बोल रहा है? बोल रहा अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 10 सेकंड के समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, इसका विस्थापन होगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ से हम फेंके और यहाँ से फेंकने के बाद फिर यहीं लौट गया, यानी जहाँ से फेंके वहीं लौट गया, तो विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन तो इसका जीरो न होगा जी, डी नंबर। ठीक है, कोई विस्थापन ही नहीं होगा। 73 क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, यानी इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला चुन देखते हैं पढ़ के। बोल रहा है एक सरल रेखा में किसी वस्तु की गति, देखिए ध्यान से, एक सरल रेखा में किसी वस्तु की गति एक सरल रेखीय गति है। बिल्कुल सही। अगर सरल रेखा में कोई चल रहा है, ठीक है, तो उसका डेफिनेट एक सरल रेखीय गति ही कहलाएगा। क्लियर है? तो ये सही है। ठीक, सॉरी, ये मतलब ये नहीं, ऑप्शन सही नहीं किए, मतलब ये चीज़, ये बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि भाई हमको गलत पूछ रहा है, तो ये बात सही है। ठीक, बोल रहा है सामान्यतः चाल वेग के परिमाण के, सॉरी, सामान्यतः चाल वेग के परिमाण से कम होती है, तो ये तो एकदम गलत बात है, याद रखिएगा। चाल का जो मान है ना, वेग से या तो बड़ा होगा, याद रखिए, चाल का मान याद रखिएगा वेग से तो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन चाल कभी वेग से कम नहीं हो सकता, दिमाग में सेट कीजिए। और यहाँ बोल रहा है चाल वेग के परिमाण से कम होती है, तो ये तो गलत है। देखिए गलत हमारा बी नंबर में ही मिल गया, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 74 क्या बोल रहा है? यदि किसी पिंड का विस्थापन, देखिए जरा ध्यान से, यदि पिंड का विस्थापन बीते समय के वर्ग के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है, वर्ग के अनुसार क्या रहता है? बदलता रहता है। तो ध्यान से देखिए, यानी जो विस्थापन है एस, वो मतलब क्या, समय के वर्ग के बदलता रहता है, यानी समानुपाती है टी के स्क्वायर के। और याद रखना एस टी के स्क्वायर जब भी समानुपाती रहता है, इसका मतलब सिंपल से यहाँ तुम्हारा नियत है, क्यों? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं। और याद रखिए इसी फार्मूला में जो है एस समानुपाती हो सकता है टी स्क्वायर, कब? ये फार्मूला है क्या, इसको बोलते हैं गति का समीकरण। और गति का समीकरण में याद रखिए त्वरण जो है हमेशा कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होता है। तो याद रखिए बिना कांस्टेंट ये काम चल नहीं सकता, तो इसका आंसर जाएगा त्वरण क्या है? नियत है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जितना भी क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स का वो आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन जो है इसके बाद का चैप्टर पूरा करवा देंगे एक ही दिन में, यानी कल सुबह। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।